अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए, कभी अपनी हार बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि स्वयं के हारे से हार होती है। आपने एक कहावत सुनी ही होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपके मन ने हार मान ली तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और आपके मन ने ही अगर आपको जिता दिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। आज हम परसेंटेज टॉपिक का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे और उनके बेस्ड पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बेस पे आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। डायरेक्ट इन फॉर्मूलेज में पुट करिए और अपने आंसर को पाइए। अक्सर आपने ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हुए देखे होंगे, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देख लेते हैं कि ये फॉर्मूलेज कौन से हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बेस्ड पे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला हम एक ही यूज करेंगे, लेकिन उनको किन किन तरीकों से यूज करना है उनके जरिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये तीन जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनके द्वारा हम कैसे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले, किसी राशि में x% की वृद्धि हो रही है, किसी राशि में x% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद y% की वृद्धि फिर हो रही है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी। कोई एक राशि है, उसमें x% की वृद्धि हो गई, अगेन y% की वृद्धि फिर हो गई, तो क्या हुआ है, दोनों बार वृद्धि ही हो रही है ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज वृद्धि में ही आएगा। तो वो आपका आंसर क्या होगा, यानी कि यहां पर परसेंटेज वृद्धि, उसके लिए फॉर्मूला देखिए, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। इसको फॉर्मूले को आप सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसी फॉर्मूले को मैंने ये तीन जगह लिखा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस जगह हमको कैसी वैल्यू पुट करनी है, साइन कहां पर कैसे रखना है। ध्यान से देखिए, x% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, x% की वृद्धि हो रही है, इट मीन्स x आपको प्लस का रखना है। वृद्धि मीन्स बढ़त, तो आपका साइन क्या होगा, प्लस का। सेकंड, y% की फिर वृद्धि, यानी कि आपका y भी प्लस का होगा। अगेन अब आपको वैल्यू देखनी है, यहाँ पे xy का मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों ही वैल्यू प्लस में है, तो हमें क्या करना है, दोनों ही वैल्यू प्लस में रखनी है, x भी प्लस का y भी प्लस का। तो सिंपल हमारा xy अपॉन 100 इतने परसेंटेज की वृद्धि आ जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले को याद करना है। ट्रिक याद करने की कैसे है, कोई भी राशि है अगर उसमें 2 बार वृद्धि हो रही हो या 2 बार कमी हो रही हो, कोई मैटर नहीं करता है, 2 बार कुछ भी उसमें एक्शन लिया जा रहा है, 2 बार एक्शन के लिए ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। 2 बार एक्शन क्या लिया जा रहा है, पहली बार में वृद्धि कर दी और दूसरी बार में फिर वृद्धि कर दी, तो जो परसेंटेज वृद्धि हमारी निकलेगी वो प्लस का साइन लगा के निकलेगी। अब कंडीशन नंबर सेकंड, किसी राशि में x% की वृद्धि की जाती है, फिर y% की कमी की जाती है। किसी राशि में x% की वृद्धि की जाती है, फिर y% की कमी की जाती है, तो कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। मैंने आपको क्या बोला, 2 बार एक्शन होगा। कोई एक राशि है, उसमें पहले x% की वृद्धि कर दी, तो x आपका क्या हो गया, प्लस का। हमने यहाँ पर x ले लिया प्लस का, माइनस को हटा दिया। क्योंकि मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे वो हम ध्यान से देखेंगे। x हमारा प्लस का है, y% की कमी हो गई, y% की कमी हो गई, तो y हमारा किसका होगा, माइनस का। हमने यहां से प्लस को हटा दिया, y हमारा माइनस का होगा। अगेन वैल्यू को हमें प्लस ही रखना है, x हमारा प्लस का है, y हमारा माइनस का है। जब आप प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे साइन आपका कौन सा आ जाएगा, माइनस का, और आपके ये साइन हट जाएंगे, ठीक है, xy अपॉन 100। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को बना पाएंगे। जिस वैल्यू में वृद्धि हो रही है उसको आप प्लस का रखिए, जिस वैल्यू में कमी हो रही है उसको आप माइनस का रखिए, और आपका वैल्यू पूरे फॉर्मूले में रख के आंसर आ जाएगा। अगेन सेकंड कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन, किसी राशि में
x% की वृद्धि की जाती है, किसी राशि में x% की वृद्धि की जाती है, पुनः x% की कमी की जाती है, पुनः x% की कमी की जा रही है, तो सदैव उस राशि में कमी होगी। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को और सुनिए। अगर कोई इस राशि है उसमें सेम डिजिट यानी कि सेम नंबर की वृद्धि हो रही है, सेम नंबर की कमी हो रही है, इट मीन्स अगर 1% की कमी हो रही है तो 1% की वृद्धि हो रही है, 1% की वृद्धि हो रही है तो 1% की ही कमी हो रही है। नंबर आपका कौन सा है? सेम। देखिए x% यहां पर है, यहां पर भी x% है, फर्क सिर्फ इतना है पहले वृद्धि हुई बाद में कमी हुई। अगर सेम नंबर की पहले कमी या वृद्धि कर दी और उसी सेम नंबर की बाद में वृद्धि या कमी करी तो आंसर हमेशा आपका कमी ही आएगा। लास्ट में जो आपको आंसर मिलेगा वो परसेंटेज कमी निकलेगा। उस परसेंटेज का आंसर जो होगा हमारा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर है कि वो कमी आएगी। कमी कैसे आएगी वो हम जरा देख लेते हैं। वैल्यू हमने रख दी प्रतिशत कमी x²/100, इस तरीके से आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो आंसर आएगा आपका हमेशा माइनस में आएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कमी लिखा हुआ है। अब मैं आपको इस वाले सेंटेंस को इसमें लगा के दिखाती हूँ कि फॉर्मूला कैसे हमारा x²/100 बना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? +-x +-y +x × y/100, यही फॉर्मूला है हमारे पास। पहले हमें x% की वृद्धि हुई, प्लस का x हो गया, अब हमें x% की कमी हो रही है, यहां पर y नहीं दिया है, हम यहां पर क्या दिया है? x ही दिया है। क्या हो रही है? कमी, प्लस का साइन हट गया, +x और -x। ओके, अब यहाँ पे प्लस है, ये आपका x किसका है? प्लस का, और y की जगह यहाँ पे वैल्यू दी है आपको x, लेकिन वो माइनस की है। ठीक है, प्लस माइनस क्या बना? माइनस, तो यहां पर जो आपका साइन हटके क्या हो गया? माइनस। अब ये साइन आपके हट जाएंगे। आप देख रहे हैं प्लस का x माइनस के x से कट गया और क्या बचा? माइनस का x²/100। जब आपका ये फॉर्मूला बन गया तो माइनस में वैल्यू आ रही है, इसीलिए परसेंटेज की कमी होगी, और ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट बन के आ चुका है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, इस वाले फॉर्मूले को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम कई कंडीशनों में रखेंगे। कहीं आपने देखा होगा आयत वाले क्वेश्चन सुने हैं जो आते हैं कि किसी आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में इतने % की कमी कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा? ऐसे क्वेश्चंस हमारे इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। मैं अभी आपको इन फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन भी कराऊंगी, जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगी उनके बेस जो क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इन फॉर्मूले को नोट करके अपने पास रखिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। फॉर्मूला हमारा एक ही है, मैं इस फॉर्मूले को एक ही जगह लिख के आपको समझा सकती थी, लेकिन एक ही फॉर्मूले से कंडीशन कैसे अलग अलग बनेंगी उसको आपको पुट कैसे करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 3 कंडीशंस लिखी हुई थी। अब एक ही फॉर्मूले से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया उनके बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय पहले 15% की वृद्धि कर दी जाए, उसके बाद में उसकी आय में 5% की कमी कर दी जाती है, तो उस व्यक्ति की आय में कितने % का बदलाव हुआ है? एक व्यक्ति है जो उसकी मंथली इनकम है, उसमें सबसे पहले क्या किया गया? 15% की वृद्धि कर दी गई, इट मीन्स इंक्रीमेंट लगा दिया गया। उसके बाद 5% की कमी कर दी गई, तो उस व्यक्ति की आय में जो कितने % की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, क्या बदलाव हुआ है, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 ही एक्शन हो रहे हैं, एक बार 15% की वृद्धि, सेकेंड टाइम 5% की कमी। कमी या वृद्धि से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनके मीन्स, वृद्धि का मीन्स प्लस का साइन, कमी का मीन्स माइनस का साइन, बस हमें इतना याद रखना है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? +-x +-y प्लस का x +-x एंड +-y
अपॉन 100। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए सबसे ऊपर मैंने फॉर्मूला इस चीज का लिख रखा है। अब हमें वैल्यू कैसे पुट करनी है। यहाँ पर हमारा x क्या है, वृद्धि यानी कि पॉजिटिव, y क्या है हमारा, कमी हो रही है, इट मीन्स निगेटिव। ठीक है, तो x हमारा प्लस का है, y हमारा माइनस का है, तो फाइनली ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस की। एक भी माइनस का है तो हमारी जो ये वैल्यू आएगी हमेशा माइनस हो जाएगी, चाहे वो x हो या y हो। तो यहाँ पे ये साइन हमारे हट जाएंगे और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू रख के देख लेते हैं। वृद्धि हो रही है प्लस का x यानी कि 15 आपका क्या होगा, प्लस का, माइनस 5% की कमी हो रही है, माइनस का 5। यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया क्योंकि एक्स वाई में से एक माइनस है और 15 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आया 75 अपॉन 100। 15 एक्स वाई का मल्टीप्लाई होता है तो 15 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा अपॉन 100। अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए। 15 में से 5 गए, 10 बचे, माइनस का 75 अपॉन 100। इसको आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 0, 5 3 15, 5 चौक 20, यानी कि 10 माइनस 3 अपॉन 4। इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 40 माइनस 3 बटे 4, 37 बटे 4, 4 से कट जाएगा, 4 नेम 36, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। देखिए आपका आंसर आया है 9.25। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 8.25% की वृद्धि, 9.25% की कमी, 9.25% की वृद्धि एंड 9.30% की कमी। अब आंसर तो आपके सामने आ चुका 9.25, लेकिन ये क्या, दो ऑप्शन तो एक जैसे हैं, 9.25 9.25। अब आपका आंसर क्या है, तो आप जरा इसको देखिए, यहाँ पर वैल्यू आपकी जो आंसर की वैल्यू आई है वो आपके प्लस में आई है माइनस में। देखिए 40 में से 3 माइनस किया है ना, यहाँ पर कहीं आपको माइनस दिख रहा है, कहीं नहीं आया है। तो जो वैल्यू आई है आपकी वो प्लस की आई है 9.25। इट मींस 9.25 की वृद्धि, यही आपका आंसर होगा। इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट टाइम वृद्धि हो रही है प्लस का 15, अगेन 5% की कमी हो रही है, माइनस का 5 रख दिया, दोनों का प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का आएगा, 15 5 75 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे 9.25 आपका आंसर आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है इसलिए उतने परसेंट की वृद्धि हुई है। अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव में आती तो इतने परसेंट की कमी हुई है। कमी का मीन्स माइनस साइन और वृद्धि का मीन्स प्लस का साइन। ओके, अब हम देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाती है। एक आयत है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये एक आयत है, इस आयत की जो लंबाई है उसमें 10% की कमी हो गई, अगेन चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी। ये क्या, एक बार कमी कर दी, एक बार वृद्धि कर दी, तो उस आयत का क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फर्स्ट टाइम आप इसको सिंपल फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते हैं। निकाल के दिखाऊं, देखिए प्लस का 10 माइनस का 10, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस हो तो यहाँ माइनस ही आएगा। 10 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 100 अपॉन 100, 10 से 10 कट गया, 100 से 100 कट गया, माइनस का 1 आया आपका परसेंट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। माइनस का आया है, इट मींस कमी हो रही है, ये रहा। तो आप आंसर देख लीजिए, 1% की कमी, 10% की वृद्धि, 10% की कमी है, 1% की वृद्धि। बताइए आंसर कौन सा है। जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1% की कमी, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आई है वो माइनस में आई है, तो आंसर आएगा आपका 1% की कमी। अब ये तो किया था हमने नॉर्मल फॉर्मूले से, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा था x² अपॉन 100, और मैंने एक कंडीशन बताई थी, सेम डिजिट हो, क्या हो, सेम नंबर हो, सेम नंबर की वृद्धि की जाए और उसी सेम नंबर से फिर कमी की जाए तो हमेशा क्या होगी, कमी। हमेशा क्या होगी, कमी, यानी कि उसको हमेशा घाटा ही होगा। सेम नंबर से वृद्धि करने के बाद सेम नंबर से कमी कर दी जाए, इस कंडीशन में हमेशा आपकी कमी आएगी। ओके, तो देखिए आंसर ये तो क्लियर है कि कमी आ गई है। अब आना कितना है उसके लिए मैंने क्या बताया था, सेकंड फॉर्मूला
एक्स स्क्वायर अपॉन 100, वैल्यू आपकी 10 दी है, 10 इंटू 10 अपॉन 100, इट मीन्स 100 अपॉन 100 यानी कि 1% की कमी आ गई। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख लीजिए, अदरवाइज आप जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसमें वैल्यू भी रख सकते हैं। नॉर्मल फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बना है, क्योंकि जो ये दोनों वैल्यूज होती हैं प्लस माइनस की वजह से ये आपस में कट जाती हैं, तो सिर्फ इस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ही रह जाता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें दो एक्शन कर रहे हो, वृद्धि या कमी, कमी या वृद्धि, आप इस फॉर्मूले को पुट करिए और अपना आंसर ले आइए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला कि किस तरीके के फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपना अगला फॉर्मूला जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि किसी परीक्षा में इतने बच्चे फेल हुए, इतने बच्चे पास हुए, टोटल इतने बच्चे फेल हुए या पास हुए, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला लिखा है उसे जरा ध्यान से देखिए। यदि किसी परीक्षा में R1% विद्यार्थी एक विषय में, R2% विद्यार्थी दूसरे विषय में तथा R3% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो, यानी कि कोई एक नंबर होगा, कितने भी परसेंट, मान लीजिए वो R1% है, R1% विद्यार्थी एक विषय में फेल हुआ, क्या हुआ, फेल। R2% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हुआ, ठीक है। और जो R3% विद्यार्थी हैं, जो यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज होगी, R3% विद्यार्थी हैं वो दोनों विषय में फेल हो गए। R1 एक विषय में फेल हुआ, R2 दूसरे विषय में फेल हुआ, R3 दोनों विषय में फेल हो गया। तब उस समय पर कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट, अगर आपसे टोटल फेल हुए बच्चों का परसेंटेज पूछे तो आप क्या करेंगे, R1 प्लस R2, एक एक विषय में जो फेल हुए हैं उनको जोड़ दीजिए और जो दोनों विषय में फेल हुए हैं उससे माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। हो गया ना कितना शॉर्ट तरीका। आपने कितना बड़ा क्वेश्चन देखा कि इतने बच्चे इतने में पास हुए, अभी हम उसको क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम देखिए कैसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और उसमें आपका ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट आप इन फॉर्मूलेस को याद कर लीजिए, क्वेश्चन देखते ही आप उसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। R1 विद्यार्थी फेल हुए और R2 विद्यार्थी फेल हुए, दोनों को ऐड कर लिया, जो दोनों विषय में फेल हुए हैं उसको माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा जो टोटल फेल हुए हैं विद्यार्थी, टोटल, ठीक है। अब सेकंड है हमारा, पहला है जो टोटल फेल हुए हैं, दूसरा है जो टोटल पास हुए हैं। कुल उत्तीर्ण दोनों विषय में, मान लीजिए कुछ बच्चे पहले विषय में R1 वाले, कुछ बच्चे पहले विषय में पास हुए होंगे, कुछ फेल हुए हैं तो कुछ पास भी तो हुए होंगे, या फिर कुछ दूसरे में पास हुए होंगे। हमें वो बच्चे निकालने हैं जो दोनों विषय में उत्तीर्ण है, दोनों विषय में, यानी कि जो फेल हुआ ही नहीं है, उन विद्यार्थियों का परसेंटेज जो दोनों विषय में पास हैं। उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आपने अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकाल ली, 100 में से माइनस कर दीजिए। कभी भी कोई भी परसेंटेज निकालते हैं 100 में से निकालते हैं, ऑल ओवर संख्या हमारी 100 होती है, तो जो भी आपकी परसेंटेज निकल आई है अनुत्तीर्ण की, 100 में से माइनस कर देंगे, वो आपकी उत्तीर्ण की संख्या निकल आएगी। जो बच्चे परसेंटेज, मान लीजिए 50% बच्चे फेल हुए हैं, तो पास होने की संख्या निकालें, कितने बच्चे पास हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे ना, तो 50% बच्चे फेल, 50% बच्चे पास। मान लीजिए 20% बच्चे फेल हुए हैं, अब आपसे पूछा जाए, यहां से हमारा निकल आएगा 20%, अब आपसे पूछे कि कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, तो 100 में से माइनस करेंगे ना, 100 माइनस 20, इट मीन्स 80% बच्चे दोनों विषय में पास हुए हैं। ओके, अब हम इसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि इसको वैल्यूज कैसी पुट करनी है और आंसर हमारा कैसे आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 77% यानी कि 77% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, अंग्रेजी में पास हुए। भाषा को ध्यान से समझिएगा, तभी हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। अगर आप टू द पॉइंट उठा के फॉर्मूले में रखना चाहें, ये गलत है। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, आप मैथ के क्वेश्चंस को अपने व्यवहार में लाइए, उसकी भाषा को अपने अंदर ढालिए, अपने डेली रूटीन की लाइफ से उसको जोड़िए, आपका आंसर जरूर निकलेगा। अगर आप मैथ में थोड़े से कमजोर हैं तो आप क्या सोचेंगे, मैम ने ये फॉर्मूला बताया था, इसी को इसमें पुट कर दूं, लेकिन आप उसकी भाषा को तो समझिए। हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा रहा हो। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला था R1% विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 77% बच्चे अंग्रेजी में पास हो गए,
अब क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बताएंगे। तो 77% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए हैं, इसको फेल में कैसे बदलेंगे, क्या करना है, बिल्कुल रुके रहिए, हम अभी सब समझाएंगे। 34% बच्चे गणित में फेल हो गए, 70% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, 34% गणित में फेल हो गए। यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए हों और 784 बच्चे दोनों विषयों में पास हुए हों तो बच्चों की कुल संख्या कितनी थी। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर देती हूं मैं। एक परीक्षा है, उसमें 77% बच्चे अंग्रेजी में पास हो गए, ठीक। अगेन 34% बच्चे गणित में फेल हो गए, 13% बच्चे दोनों में फेल हो गए, इंग्लिश में भी मैथ में भी, ठीक है। उसके बाद 784% बच्चे दोनों में पास हुए, 784 बच्चे दोनों विषयों में पास हुए, तो बच्चों की कुल संख्या कितनी थी। आपके माइंड में ये होगा, मैम इस फॉर्मूले में तो आपने यही बताया है कि अनुत्तीर्ण बच्चे निकालने हैं, उत्तीर्ण बच्चे निकालने हैं, टोटल का तो फॉर्मूला ही नहीं बताया। रुकिए और ध्यान से देखिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको टू द पॉइंट उठा के रख देती तो आप तो फॉर्मूले में रख देते और आपका आंसर आ जाता, बट थोड़ा सा घुमाना भी तो है, एग्जामिनर इतना तो सीधा नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा तो घुमाएगा। आपको उन चीजों को समझना कैसे है, इसको ध्यान से सोचिए। हमारा ये फॉर्मूला किन चीजों पे लागू होता है, कोई बच्चे फेल होते चले जा रहे हैं, इसमें पास होने की कंडीशन तो नहीं है ना, इतने एक विषय में फेल हो गए, इतने एक विषय में फेल हो गए और 8-3% दोनों में फेल हो गए, हमें यही तो लाना है। बिल्कुल लेकर आएंगे। देखिए 77% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए हैं, कितने हुए हैं, पास। हमें फेल लेकर आना है तो क्या करें, 100 में से माइनस कर दीजिए ना, 100 में से 77 माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, फेल बच्चों का कितना आ जाएगा, 23% बच्चे फेल हो गए, किसमें, अंग्रेजी में। अब आपके सामने अंग्रेजी के फेल की संख्या आ गई, R1 की वैल्यू मिल गई हमें, R1 की वैल्यू 23% आपको मिल गई, ठीक है। पास हुए थे तो घबराने की बात क्या है, पास हुए 100 में से माइनस कर दिया, फेल वाले मिल गए हमें। R1 की वैल्यू आ गई 23%, R2 की वैल्यू क्या है हमारे सामने, डायरेक्ट दिया हुआ है 34%, R3 की वैल्यू भी हमें दी है, 13% बच्चे दोनों विषय में फेल हुए हैं, R3 की वैल्यू 13%। हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, जल्दी से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूं और मान लीजिए कुल संख्या हमें निकालनी है, तो वो कुल संख्या हमने क्या मान लिया, x। स्टार्टिंग में ही हमने विद्यार्थियों की कुल संख्या मान ली है x, ठीक है। सबसे पहले हम कुल उत्तीर्ण दोनों विषय में, क्योंकि 784 दिया हुआ है ना, 784 बच्चे दोनों विषय में पास हुए हैं, तो वही तो निकालना है कि एक्चुअली 784 क्या परसेंटेज आई है, ये कुल परसेंटेज हम इस फॉर्मूले में रखेंगे अपनी वैल्यू को, ठीक है। यानी कि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी किसमें, दोनों विषय में, आपकी वैल्यू 100 माइनस R1 यानी कि 23 प्लस R2 यानी कि 34 माइनस 13%, यही आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 3 और 4 7, 5 और 2, 3 और 2 5, 57, 57 में से 13 गए, आपकी वैल्यू आई यहाँ पे 44, यानी कि 100 माइनस 44 56, तो आपका आंसर आ गया है यहाँ पे 56%। दोनों विषय में जो विद्यार्थी पास हुए वो कितना परसेंटेज आया, 56। दोनों विषय में जो बच्चे कुल विद्यार्थी पास हुए वो कितने आए, 56। 56% अभी आपका आंसर नहीं आया है, वैल्यू दी हुई है आपके सामने। टोटल विद्यार्थी कितने थे आपके, x, कुल विद्यार्थियों का 56% वैल्यू है आपकी 784। कुल आपके विद्यार्थी जितने थे
उतने का 56%, यानी कि टोटल तो नहीं है ना, दोनों विषय में पास वाले हैं, कुछ फेल वाले भी होंगे। तो जो टोटल विद्यार्थी हैं उनका 56 वैल्यू दी हुई है 784, 56% की वैल्यू दी है ना, लेकिन वो किसका 56% है? टोटल का। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 56/100 इक्वल टू 784। इसको हम काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब हम इसको यहां से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12। x इक्वल टू 56 इंटू 25। x की वैल्यू जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 0 14, आंसर हमारा आया है x की 1400। यानी कि जो टोटल बच्चे हैं आपकी क्लास में, जो उस परीक्षा में कितने बच्चे बैठे? 1400। आपका यही आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करने में कहां आपको मिस्टेक लगी? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा हो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम इस तरीके की प्रॉब्लम आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी। ये इस तरीके से मैं आपको इसलिए समझा रही हूं कि जब परीक्षा वाले सवाल आए तो आप घबराएं ना, इसको घुमा के पूछ सकता है, पास कर सकता है। मान लीजिए 8% विद्यार्थी पास बता देता, मान लीजिए कि 34% विद्यार्थी गणित में पास हो गए, तो इसको आप फेल में निकाल सकते हैं ना, उसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर 34% बच्चे फेल हुए हैं। इट मीन्स 100 में से 34 घटाएंगे तो जो बच्चे आएंगे वो आपके पास हुए हैं। इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके हम आंसर अपना ले सकते हैं। कुछ नहीं करना था, तीनों वैल्यूज हमने पहले फेल की निकाल ली, R1 R2 R3। टोटल 3 बच्चे निकाल लिए दोनों विषय में। वो इसलिए क्योंकि हमें जो वैल्यू दी थी वो दोनों विषयों में पास बच्चों की दी थी 784। 784 यानी कि टोटल विद्यार्थियों का 56% 784 था। वहां से हमारी वैल्यू x की यानी कि टोटल विद्यार्थियों की आ गई है और इस तरीके से हमने उसका आंसर निकाल लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के द्वारा हम जल्द से जल्द कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताने वाली हूं जिसके बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम अपना अगला फॉर्मूला। आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि किसी नगर में कोई जनसंख्या है और उस जनसंख्या की वृद्धि यानी कि वहां पर दर प्रति दर वार्षिक वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो कुछ समय पश्चात वहां की जनसंख्या कितनी होगी या कुछ समय पूर्व वहां की जनसंख्या कितनी थी। इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं तो देख लेते हैं। यदि किसी नगर की जनसंख्या P है, यहाँ पर जो ऑल ओवर जनसंख्या दे रखी है उसकी वैल्यू क्या है? P, तथा जनसंख्या में R% की वार्षिक वृद्धि या कमी होती है, कुछ एक परसेंट होगा। मान लीजिए P की जगह कोई आपने संख्या लेके 2 लाख 5,000 कुछ भी इस तरीके के 2 लाख ले ली, वहां की जनसंख्या 2 लाख है। जनसंख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि हो गई, प्रति वर्ष लगभग 10% की वृद्धि हो रही है। तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चंस निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। या फिर 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी, क्योंकि 3 साल से लगातार वहां पर 10% की वृद्धि होती आ रही है, तो 3 वर्ष पहले वो कितनी थी उसके लिए यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है। देखिए n वर्ष बाद जनसंख्या, P आपका क्या है? जनसंख्या जो पूरे नगर की ऑल ओवर दी हुई है पूरी, उसकी वैल्यू आपकी P दे रखी है। 1 प्लस R/100, R की वैल्यू क्या है? जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। यहाँ पर आप प्लस माइनस लगा लीजिए, अगर वृद्धि हुई है तो प्लस, कमी हुई है तो माइनस, R/100 करेंगे और इसकी पावर n में वो वैल्यू होगी कितने वर्ष बाद पूछ रहा है या फिर कितने वर्ष पहले पूछ रहा है। n की वैल्यू होती है वर्ष। यहां पर मैं लिख देती हूं P का मीन्स है जनसंख्या, ठीक है, और आपका R है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, ठीक है। n इक्वल टू वर्ष, जितने वर्ष बाद पूछे या पहले पूछे, समय, n आपके समय हो गया। यहाँ पे अगर n वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछ रहा है, पहले के लिए आपको क्या करना है? P के अपॉन में ये वैल्यू रखनी है।
जो वैल्यू बाद में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n वर्ष बाद पूछा है, तो p के साथ 1/1 प्लस माइनस r/100 के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर पहले पूछ रहा है तो p से उसको डिवाइड करेंगे। बस इतना फंडा आप माइंड में रखिए। जैसे परसेंटेज में मैंने आपको बताया, अगर परसेंटेज में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। सेम इसी तरीके से अगर कुछ समय बाद पूछ रहा है, समय के बाद 2 साल 3 साल बाद, तो आप 1 प्लस r/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पहले की पूछ रहा है तो आप उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इन फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब ये सेकंड कंडीशन है, इसको देख लेते हैं। यदि किसी नगर की जनसंख्या p है, इसमें पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः r1, r2, r3% की वार्षिक वृद्धि या कमी होती है, तब ये वो कंडीशन है जिसमें आपको समय दिया है 3 वर्ष। 3 की जगह 4 भी हो सकता है। यहाँ पर 1, 2, 3 कितने भी दिए हों, आपको परसेंटेज दी होंगी अलग अलग। यहाँ पर क्या था, परसेंटेज सेम थी, उसी परसेंटेज को हमें लगाना था। इस क्वेश्चन में परसेंटेज अलग अलग है। मान लीजिए 10% की वृद्धि पहले वर्ष में हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई। ऐसा भी तो होता है, जरूरी नहीं है कि प्रति दर वार्षिक आपकी वृद्धि ही हो, किसी वर्ष में कमी होगी तो किसी वर्ष में वृद्धि होगी। डजंट मैटर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ साइन से। फॉर्मूला सेम यही रहेगा, इसी को रख दिया है यहाँ पर। पूछिए कैसे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था n वर्ष में होता है, यानी कि इसका इतने बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यूज दे रखी हैं, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, पहले वर्ष में अगर वृद्धि हो रही होगी तो आप प्लस का लगाएंगे, जितना भी आपको दिया हो। जिस वर्ष में कमी दी है तो वैल्यू आप माइनस की रख दीजिए, अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो आप प्लस की रख दीजिए, और सेम इसी फॉर्मूले को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 4 वर्ष का पूछे तो आप यहाँ पर 1 प्लस माइनस r/100 भी कर सकते हैं। 2 का पूछे तो आप 2 की वैल्यूज रख दीजिए। इस तरीके से आप जनसंख्या वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये फॉर्मूलेज आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, डायरेक्ट इन फॉर्मूलेज में वैल्यू रख के आप आंसर निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हम जनसंख्या वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इनके बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके पास जो भी बुक है या कोई प्रैक्टिस सेट है, वहां से आप इस टाइप के क्वेश्चंस निकालिए और इन फॉर्मूलेज को रखकर आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर इन फॉर्मूलेज में रखकर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके के किस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस किए और उनके बेस्ड पे क्वेश्चन किए। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ ही जाते हैं, तो फॉर्मूलेज को पुट करके आप उनको जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप मेरी अपकमिंग वीडियोस नहीं देख पाएंगे और आपका लॉस हो सकता है। तो प्लीज आप अपनी मेहनत करते रहिए, और हमारी वीडियोस को देखने से आपको जो हेल्प मिलेगी उससे आप उसको यूज करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेहनत करते रहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू।